नमस्कार। मैं सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी आइजर भोपाल और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से आज के ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के 40वें अधिवेशन को हमारे सभी नियमित दर्शकों को स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये कार्यक्रम हम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के अथक प्रयास से विज्ञान एवं तत्संगित विषयों की जानकारी देने के लिए बच्चों के बीच पहुंचाने के लिए चलाते हैं और हर शुक्रवार हम अलग-अलग विषयों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। आज हम इसी कड़ी में जुड़ते हुए हमारे 40वें अधिवेशन में हम जैव विज्ञान के ऊपर एक विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर चंदन शाही जी हैं, जो कि आईजे भोपाल के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं सभी दर्शकों को जितने भी स्कूल्स के बच्चे हैं, अध्यापक हैं और जो भी हमारे नियमित दर्शक हैं, उनको स्वागत करता हूँ और इस आज के कार्यक्रम में जुड़े। इसी के साथ मैं आज के वक्ता के जो हमारे हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने उपस्थित करूंगा। आज के हमारे वक्ता है डॉक्टर चंदन शाही, जो एक आणविक जैव वैज्ञानिक है आईजर भोपाल में जैविक विज्ञान विभाग में, और वो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर चंदन शाही ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके पश्चात वो अपनी पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री एक तरह से अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन मेडिसन में अपनी पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री समाप्त की है। वो 2011 में आइजर भोपाल में शामिल हुए। उन्होंने कई लगभग 5 पीएचडी बच्चे और कई बीएसएमएस बच्चों को मार्गदर्शन किया है, गाइड किया है। उनका जो शोध का विषय है वो स्ट्रेस बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर कैपरॉन्स के ऊपर है। आज का जो विषय है जीवित प्राणियों में गैसीय आदान प्रदान के विषय में, ये आज का विषय है। इसके बारे में चंदन शाही जी आपको बताएंगे। इसी संक्षिप्त परिचय के साथ मैं डॉक्टर चंदन शाही जी को आह्वान करूंगा कि आज का लेक्चर शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया गया, मैं चंदन शाही हूँ और मैं बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में सह प्राध्यापक हूँ आईसर भोपाल में। और आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल बट काफ़ी अत्यंत आवश्यक चीज़ पे बात करेंगे, जो है जीवित प्राणियों में गैसीय आदान प्रदान। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस बात में सोचने की, अगर हमारी सांस रुक जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये हमारा सांस लेना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है और ये बहुत सी सरल सी दिखने वाली प्रतिक्रिया हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ते हैं। बहुत सरल प्रतिक्रिया है, इसमें कुछ नहीं है, जो कि एक बच्चा माँ के पेट से जन्म लेते ही ये चीज़ शुरू कर देता है। लेकिन ये इतनी आवश्यक है कि एक सांस रुकने पे जीवन अंत हो सकता है। सांस लेने से हमारे हर उस जीवित कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है और वो जीवित कोशिका अपने अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड वापस करता है, जो कि हम जैसे इंसानों में होता है वो हम नाक के जरिए बाहर निकालते हैं। ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर जीवित प्राणी सांस लेता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, एक पौधा भी, जैसे हमारे में नाक है वैसे पौधों में कुछ छिद्र होते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के जरिए गैसीय आदान प्रदान जो पौधे हैं वो करते हैं। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही छिद्र स्टोमेटा कई बार ऑक्सीजन को अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर करते हैं। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत इन जो हो रहा है इन पौधों में, जो हम लोगों में हो रहा है, बहुत सिमिलर है एक दूसरे से। जैसे हमारे शरीर में नाक का रोल है, जैसे वैसे ही प्लांट्स में स्टोमेटा का रोल है। सिर्फ पौधे ही नहीं, कीट मकोड़े जो हम आसपास देखते हैं, ये भी गैसीय आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इनमें जो तरीका है वो हमारे से या पौधों से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इस स्लाइड में, तो कीट मकोड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो उनके शरीर के दोनों तरफ होते हैं। इनको स्पैरिकल्स बोलते हैं। इन स्पैरिकल्स के जरिए भी ये जो कीट मकोड़े होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं।
एकदम वही तरीका है। इसको हम लोग कीट श्वास नली बोलते हैं, और ये जो इसको ट्रैकिया बोलते हैं, जिससे कि कीट मकोड़े सांस लेते हैं। काफी एक तरीके का ही हो रहा है, जैसे हम प्लांट्स में देखा हमने, जानवरों में देखा, कीट मकोड़ों में, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं जंतु और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अगर हम इसके बाद थोड़े और साधारण से और छोटे जीव जंतुओं की तरफ जाएं, तो एक बड़ी एक बड़ा नया तरीका सामने आता है, जो कि जैसे हमने पहले देखा कि जो गैसीय आदान प्रदान था वो छिद्रों द्वारा हो रहा था, नाक द्वारा हो रहा था, स्टोमाटा द्वारा हो रहा था, या स्पैरिकल्स द्वारा हो रहा था कीट मकोड़ों में। जैसे ये चपटा कृमि है, जैसे इसमें कोई डेडिकेटेड होल्स या जो छिद्र हैं वो नहीं होते हैं। ये जो प्राणी होते हैं जो काफी सिंपल हैं, ये प्राणी अपने सतह से ही, अपने बॉडी के सतह से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर लेते हैं। अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इन प्राणियों में कोई स्पेशलाइज्ड पोर्स या होल्स नहीं है, ये अपने स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने स्किन से ही वो सांस ले लेते हैं। कोई ऑर्गन सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रैकियल सिस्टम, जैसे हमारे में फेफड़े होते हैं, मनुष्यों में फेफड़े हैं, या जो कीट मकोड़ों में ट्रैकिया सिस्टम है। इन छोटे जानवरों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं, जो कि उनके लिए कंप्लीट होता है। उनको इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये अपने बड़े सरल तरीके से अपने तन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अपने तन से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हम और थोड़ा सरल जीव जंतुओं में अगर देखें, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने चपटा कृमि में देखा, हाइड्रा जैसे ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे उसके जो पानी में घुला हुआ, ये पानी में रहने वाला एक प्राणी है, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो अंदर लेते हैं और उसी पानी में अपना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऑर्गन सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है इन प्राणियों में, जिससे कि वो अपने गैसीय एक्सचेंज के लिए या आदान प्रदान के लिए, बहुत बहुत सिंपल है। अगर हम इससे एक और लेवल नीचे जाएं, जहाँ पे कि एक कोशिकाएं जो जंतु हैं उनमें जाएं, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अमीबा है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि सेलुलर लेवल, कोशिका के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, जो आदान प्रदान होता है, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही सांस लेते हैं। तो अगर अब ये कहा जाए, आपने अभी तक हमने ये देखा कि कैसे मनुष्यों में नाक के जरिए, प्लांट्स में या पौधों में स्टोमाटा के जरिए, या कीट मकोड़ों में स्पैरिकल्स के जरिए गैसीय आदान प्रदान होता है। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हाइड्रा हमने देखा, हमने फ्लैटवर्म देखा, हमने अमीबा देख रहे हैं, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए ये बहुत आसान तरीके से अपने कोशिका लेवल पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस चित्र को थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आगे हम और गैसियस एक्सचेंज या गैसों के आदान प्रदान की बात करेंगे, तो ये चित्र या इससे रिलेटेड हम इस पर फिर से वापस आएंगे। तो ये चित्र थोड़ी देर हमको याद रखने की ज़रूरत है। इससे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एक जंतु लेवल पे, एक जंतु लेवल पे जहाँ पे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, इन सभी प्राणियों में जो कोशिका लेवल पे जो एक्सचेंज होता है, जो आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बिल्कुल एक तरह का है। चाहे वो मनुष्यों में हो, स्तनधारियों में हो, चपटा कृमि में हो, हाइड्रा में हो या अमीबा में हो, जो एक कोशिका लेवल पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक तरह का है, बिल्कुल ही एक तरह का है। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे।
इससे पहले ये बता दें कि जैसे स्टोमाटा प्लांट्स जैसे पेड़ पौधों में सिर्फ स्टोमाटा नहीं है जिससे कि गैस का एक्सचेंज होता है। उनके पास कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे हैं जो जैसे सुंदरबन में होते हैं, मैंग्रोव एरियाज में होते हैं। इन इन पेड़ों में जो इनके जड़ हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, और इन न्यूमैटोफोर्स से भी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। ये खास तरह का एक एडाप्टेशन है ऐसे वातावरण में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जो कि इन पौधों को एक एडवांटेज देता है बाकी पौधों से। कुछ पौधों में आप देखें, कुछ पौधों में ये जो छिद्र हैं वो अपने उसके तने पे भी हो सकते हैं, इनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, और इन छिद्रों के जरिए भी पौधे सांस ले सकते हैं। तो सिर्फ स्टोमाटा नहीं है जिससे कि पौधे सांस लेते हैं, वो कुछ और भी तरीके हैं जहाँ से कि कुछ पौधे सांस ले सकते हैं, लाइक न्यूमैटोफोर्स या लेंटिसेल्स। ये जो हमने देखा अभी, जिसमें कि पौधे अपने सतह से और खुद छिद्रों से सांस ले रहे हैं, ये सारे जंतुओं में नहीं होता है। कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे कि मेढक है, एम्फीबियंस होते हैं, जो कि अपने त्वचा से ही सांस ले सकते हैं। इसको त्वचीय श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जंतु है जैसे मेढक होता है, वो अपने स्किन से, अपने त्वचा से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज कर सकता है अपने वातावरण से। इसके लिए उसको कोई खास तरह का छिद्र या पोर या कोई ऐसा तंत्र जिसमें कि एक छेद हो जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा हो या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसको त्वचीय श्वसन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें एक खास बात ये आप देख सकते होंगे कि जो त्वचा है उसके ठीक नीचे कुछ खून की नलियां होती हैं, जो पतली नलियां होती हैं जो गुजरती हैं। अब ये जो नलियां हैं वो बाकी टिश्यूज से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इतना वो सतह से जो त्वचा है उससे बिल्कुल पास में होता है, जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और वही खून की नलियां जो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से जो गैस का एक्सचेंज है, जो गैसीय आदान प्रदान है, वो त्वचा से ही हो जाता है। तो ये एक जो तरीका है गैसियस एक्सचेंज का या गैसीय आदान प्रदान का, ये बहुत कॉमन है एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग है, जैसे कि जोंक हुआ। इन जो फैमिलीज हैं इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी आवश्यक होता है इनके लिए, और ये इनके लिए सफिशिएंट भी होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आराम से इसमें गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर हम सारे जंतुओं को जो हम अपने आसपास देखते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, सारे ही जंतु गैस एक्सचेंज करते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत आवश्यक, और कोई भी जंतु बिना अपने वातावरण से किसी भी तरह के गैस के एक्सचेंज के जिंदा नहीं रह सकता है। अगर हम सारे ही जंतुओं को देखें जो गैसेस एक्सचेंज या आदान प्रदान करते हैं, तो ये पता चलता है कि सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है जिसका कि आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसमें कि ज़्यादातर बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया हैं, जो कि कुछ और भी गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कि बहुत कॉमन है मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो ये शो करता है कि जो अदर अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को बदला है, जिसकी वजह से उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अलग है, जिसकी वजह से वो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो मीथेन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक जंतु, एक कीट, एक पौधा किस तरह के गैसेस को एक्सचेंज करता है, ये दिखाता है कि उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है,
उसका सराउंडिंग कैसा है। जैसे कि मिथेनोजेंस जो होते हैं, जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और मीथेन रिलीज करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं, ये मीथेन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जो मिथेनोजेंस होते हैं ये इसमें 80% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में। तो ये जो गैस एक्सचेंज है, गैसेस का आदान प्रदान है, ये बड़ा आवश्यक विषय है जिस पर बात करने की आवश्यकता है, जिस पर डिस्कस करने की आवश्यकता है। हमने ये सीखा कि जो डिफरेंट अलग अलग तरह के जंतु हैं वो अलग अलग तरह के गैस आदान प्रदान करते हैं। ये काफ़ी संरक्षित और काफ़ी संरक्षित गतिविधि है, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड एक्टिविटी है, जो कि सबसे सिंपल, सबसे साधारण ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि मनुष्यों में भी होता है। अब हम इससे आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इसका महत्व क्या है, हम क्यों ऐसा करते हैं, या जो प्राणी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, या मीथेन छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेके मीथेन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स छोड़ते हैं, ये इसका महत्व क्या है। ऐसा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये उनके मेटाबॉलिज्म को दर्शाता है, ये उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो कैसे परिवेश में रहते हैं, पाए जाते हैं, उनका वो क्या बनाते हैं, उनका उस पर ये आश्रित है। लेकिन अगर चार सेंटेंस में, 4 वाक्य में बताना हो कि इसका महत्व क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हर कोशिका, एक किसी भी जंतु में जो कोशिकाएं होती हैं जो रेस्पायर करती हैं, उनका जो श्वसन होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इस प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, इसको हर जंतु अपने शरीर से निकालना चाहता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन लेना चाहता है। तो जो गैसीय आदान प्रदान होता है वो इस कोशिकीय श्वसन को बनाए रखने के लिए, चलते रहने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो जब हम सांस रोक लेते हैं तो सिर्फ हमारा दम ही नहीं घुटता है, या जो हमारा दम घुटता है वो इसलिए घुटता है क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मसल्स में जो सेल्स हैं वो कोशिकीय श्वसन नहीं कर पा रहे हैं, या उनको करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो जब श्वसन हम करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी जो महत्व है इसका गैसीय आदान प्रदान का, वो है बॉडी टेम्परेचर या शरीर के तापमान को बनाए रखने का। मैंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की है कि जब हमारे शरीर से या पौधों के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा हम वाटर वेपर भी निकालते हैं, इससे हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत सहायता मिलती है। तो जो हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो सिर्फ हमारे ऊर्जा उत्पादन को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी है। अब हमने ये सीख लिया कि क्यों जरूरी है और किस तरह से ये गैसीय आदान प्रदान होता है। अब हम ये समझें कि गैसीय आदान प्रदान करने के मौलिक नियम क्या हैं, किस तरह से ये होता है। तो हम 1-2 उदाहरण लेंगे जिससे हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे जरूरी जो नियम है गैसीय आदान प्रदान का, ये चाहे आप किसी भी जंतु में, चाहे वो एक कोशिकाएं जीव हो या पशु हो या पक्षी हो, सब में जहां भी किसी भी टिश्यू में, जहां भी किसी भी कोशिका में जहां भी ये गैस का आदान प्रदान हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि सतह
का क्षेत्रफल बहुत होना चाहिए, सरफेस एरिया बहुत होना चाहिए। इसका महत्व यह है कि जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बड़ा सतह बड़ा होगा, तो आप उतना ज्यादा गैसेस एक्सचेंज, उतना एफिशिएंट गैसियस आदान प्रदान आप कर सकते हैं। तो हम इसका एक उदाहरण थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि गैस का जो आदान प्रदान जहां भी हो रहा है, चाहे वो एक कोशिकाएं और जंतु में हो रहा है या हमारे फेफड़ों में हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा है, या किसी जैसे हमने देखा मेढकों में जो त्वचीय श्वसन होता है, कहीं भी जहां भी ये हो रहा है गैस एक्सचेंज, सतह नम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो स्वतः ही सेल के जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, उससे पास नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा मॉइस्चर में डिफ्यूज होकर पास हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी जब आदान प्रदान हो रहा है किसी भी कोशिका से, तो जो सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए, उसका सरफेस नम होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक नियम है गैसियस एक्सचेंज का। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज को समझ लेने में कि जहां पे भी ये एक्सचेंज हो रहा है, उस जो सेल है, वो जो उसकी जो मेम्ब्रेन है, वो उसकी बहुत पतली होनी चाहिए। जितना पतला मेम्ब्रेन उतना अच्छा आदान प्रदान इन गैसेस का। पतली भित्ति के जो कोशिकाएं होती हैं वही अच्छा गैस एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान कर सकती हैं। तो इसलिए जैसे हमने पहले भी देखा, जो ये जो ब्लड या खून लेके जो नलियां जो चलती हैं वो बहुत पतली होती हैं, ताकि जो खून में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डिफ्यूजन बहुत एफिशिएंट हो सके। और आगे हम देखेंगे कि जैसे भी जहां भी ये एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो कोशिकाओं को मिलता है वो हमारे खून के जरिए मिलता है, तो जहां भी ये एक्सचेंज हो रहा है वहां पे बहुत सारी जो नंबर है रक्त कोशिकाओं का वो बहुत होनी चाहिए। वो टिश्यूज जहां भी ये गैस का आदान प्रदान हो रहा है वो रक्त कोशिकाओं में बहुत ही ज्यादा समृद्ध होनी चाहिए। तो ये एक मौलिक नियम है जिनका पालन करते हैं ज्यादा से ज्यादा जंतु जहां भी गैस का आदान प्रदान हो रहा है। तो हम इसके बाद एक दो उदाहरण लेंगे जिससे ये नियम, जहां पे भी ये नियम लागू होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये एक पत्ती है जिसका कि एक क्रॉस सेक्शन है। आप इसमें देखें कि स्टोमाटा के छिद्र के जरिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। उसके अंदर जो सेल्स हैं वो काफी पतली भित्ति के होते हैं, काफी थिन वॉल्ड होते हैं, और इनके अंदर नमी होती है, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है वो उस नमी में डिफ्यूज होके इस सेल्स के कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा, और उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो सेल्स होते हैं ये काफी लूज होते हैं, जिससे कि काफी एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो सके। नमी होती है और इनमें ये थिन वॉल्ड होते हैं, पतली भित्ति के होते हैं, जिससे कि ट्रांसफर जो एक्सचेंज होगा गैस का वो उतना अच्छा हो जाएगा, उतना उसमें उसको सहायता मिलेगी। अगर हम लोग एक अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं ले सकते हैं, अलग अलग उदाहरण नहीं ले सकते हैं, तो इस स्लाइड में आप ये देखें कि कैसे एक कोशिकाएं जंतु कैसे अपने सेल सरफेस से, अपने सेल के सतह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और उसी सतह से ऑक्सीजन अंदर लेता है। तो ये जो सेल्स हैं, जनरली ज्यादातर केसेस में ये जो सेल्स हैं ये पानी में रहते हैं, तो जिससे कि नमी वाला जो मौलिक नियम है वो यहाँ पे पूरा होता है। दूसरा, जो सेल सरफेस है वो उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो इस सेल को ज्यादा से ज्यादा गैस एक्सचेंज करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे वो दो नियम पूर्ण होते हैं। जो हम दूसरे पैनल पे आए, जिसमें कि एम्फीबियंस के बारे में कहा गया है, जैसे मेढक होता है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया आपको, इसमें त्वचीय श्वसन होता है। इसमें जो एपिडर्मल लेयर है वो थिन वॉल्ड है,
उसके ऊपर मॉइस्चर है। आपने देखा होगा कि जो मेढक होता है वो हमेशा पानी के अंदर रहना चाहेगा या पानी थोड़ी देर बाहर रहेगा फिर पानी में जाएगा, वो इसलिए क्योंकि वो अपने त्वचा को मॉइस्ट नम रखना चाहता है। इसके अलावा ये जो जंतु होते हैं ये अपने त्वचा पे एक चिपचिपा पदार्थ जिसको म्यूकस बोलते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं, जिससे कि नमी बरकरार रहे ज्यादा देर तक। तो ये नमी बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत जरूरी है गैसीय आदान प्रदान के लिए। और अगर आप उस स्लाइड में बहुत ध्यान से देखें तो आप ये भी देखेंगे कि कैसे जो रक्त प्रवाह के लिए जो नलियां हैं वो कैसे वहां पे बहुत ज्यादा हैं, बहुत समृद्ध हैं। ये जो सतह है मेढक की, जो त्वचा की जो सतह है उसके ठीक नीचे बहुत पतली नलियां होती हैं जो रक्त प्रवाह को बहुत एफिशिएंट रखती हैं, जिससे क्या होता है कि एपिडर्मिस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से हो सकता है। इतनी आसानी से कि मेढक को किसी और तरीके से सांस लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो नलियां हैं वो फिर वो ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचा सकती हैं। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। आप तीसरे स्लाइड में देखें कैसे सरफेस एरिया को बढ़ाया गया है, कैसे जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। और यही चीज आप हर जगह देखेंगे, आप चाहे वो कीटों में ट्रैकिया हो, चाहे वो फिशेज में हो, मछलियों में गिल्स में हो, या फिर आप ह्यूमंस में मनुष्यों में लंग्स में या फेफड़ों में हो, हर जगह ये जो नियम है नम सतह, सरफेस एरिया और थिन जो रक्त का प्रवाह है बहुत ज्यादा होगा, ये सारे नियमों का पालन होता है ताकि सब ज्यादा से ज्यादा गैस का एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान हो सके। अभी तक हमने देखा कि कैसे ये जंतु सांस ले सकते हैं, कैसे ये गैस का एक्सचेंज होता है। अगर हम पानी की बात करें, जहां पे कि सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले जो जीव जंतुओं का जो उनका जो जन्म हुआ वो पानी में हुआ, तो पानी में सांस लेना एक बड़ी समस्या है और ये समस्या के कुछ कारण हैं। तो पहला कारण जो सबसे बड़ा है कि पानी में हवा 800 गुना पानी जो है वो हवा से 800 गुना ज्यादा घना है। दूसरा, जो पानी में जो ऑक्सीजन है वो हवा के मुकाबले 30 गुना कम है। तीसरा, जो पानी में ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है, जो प्रसार होता है, वो हवा के दर से लगभग 5 लाख गुना कम होता है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि पानी में जिसमें कि सबसे पहले जीव जंतु उत्पन्न हुए, उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का प्रसार इतना कम है, ऑक्सीजन इसमें इतना कम है और उसकी क्षमता इतनी कम है, तो कैसे जो जीव जंतु थे वो पहले पानी में ही उत्पन्न हुए, कैसे वो जीव जंतु थे जो पानी में रह पाते हैं। इसके लिए जीव जंतुओं ने, और ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहां पे जीव जंतु नहीं रहते हैं, अभी ये माना गया है कि जो समुद्र में जो जीव जंतु हैं वो शायद जो हम ऊपर रहते हैं उससे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कुछ ऐसे अडैप्टेशंस हैं जो कि उनको पानी में सांस लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो मछलियां हैं या वहां जो जंतु रहते हैं, उन्होंने पानी से इतने समस्याओं के बाद भी पानी से ऑक्सीजन को फिल्टर करके निकालने का बड़ा ही तकनीक उन्होंने ये बना लिया है। तो उनकी जो मशीनरी है वो बहुत डेवलप्ड है और यही हम मछलियों में देखते हैं। अगर इस ध्यान से इस स्लाइड को हम लोग देखें तो मछलियां जो हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे बच्चे भी जानते हैं इसको, और इसके लिए उनके गलफड़े जो हैं वो काम करते हैं। तो गलफड़े जो हैं वो पानी से ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं? अगर हम वो पीछे जो हमने नियमों को पढ़ा जिसमें कि सरफेस एरिया या जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होना चाहिए, जिस सतह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है वो सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो वो
वो पूर्ण होता है। दूसरा कि जहाँ से भी ये गैस का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पे रक्त जो है वो नलियाँ समृद्ध होनी चाहिए, वो भी होता है। आप यहाँ देखें स्लाइड में कि कैसे ब्लड वेसल्स जो हैं, रक्त की जो धमनियाँ हैं वो वहाँ से जो जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ, जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं या गलफड़े का श्वसन बोलते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ये था कि जो गलफड़े होते हैं वो कम से कम ऑक्सीजन वाले पानी से भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। और इसका जो श्रेय जाता है वो इस टेक्नोलॉजी को जाता है कि जो पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है, उसका बहाव का जो उसकी जो दिशा होती है वो ऑक्सीजन जो ब्लड वेसल्स हैं उसके बहाव के दिशा के बिल्कुल ऑपोजिट है। यही फंडामेंटल है, यही मौलिक नियम है। इससे क्या होता है कि कम से कम ऑक्सीजन वाले पानी से भी, जिसमें से पहले भी ऑक्सीजन निकाला जा चुका है, उससे भी ये जो मछलियां होती हैं, ये जो गलफड़े होते हैं उनके, वो उससे भी कुछ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये काफी एफिशिएंट, काफी जो मशीनरी है वो बहुत ही एफिशिएंट मशीनरी है। कम से कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी इन जंतुओं को रहने में मदद करती है। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिससे कि पानी में, कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी ये मछलियां काफी आराम से रह सकती हैं। तो ये जो गलफड़े हैं ये सिर्फ मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। ये इस गलफड़ों का ये बहुत तरह के गलफड़े होते हैं। जो गिल्स हैं ये बहुत सिर्फ मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। आप यहाँ देखें कि कीट मकोड़ों में भी ये पाए जाते हैं। और इन जो इनका डिजाइन है, मौलिक डिजाइन, जो बेसिक डिजाइन है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है इनकी, कैसे ये काम करते हैं, वो काफी सिमिलर है, एक दूसरे से काफी मिलता है। और इसी की वजह से ये जो गलफड़े हैं वो अलग अलग, ये कहा जा रहा है कि ये जो गलफड़े हैं वो अलग अलग तरह के जानवरों में, जंतुओं में बार बार इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये इतना एफिशिएंट है। इसकी जो ओरिजिन है ये बार बार हुआ है। इंसेक्ट्स भी, बहुत सारे कीट मकोड़े हैं जिनमें गलफड़े होते हैं, जो पानी में रहते हैं। और ये काफी, जैसे मैंने बताया कि काफी एफिशिएंट मैकेनिज्म है कम से कम ऑक्सीजन वाले पानी से भी ऑक्सीजन निकाल लेने का। जैसा कि मैंने कहा, जैसे कीट मकोड़े होते हैं वो अपने शरीर के दोनों तरफ जो उनके पास कुछ छिद्र होते हैं, जैसे जिनको हम स्पाइकल्स बोलते हैं, इससे वो सांस लेते हैं। और जो हमने नियम जिनके बारे में पहले बात किया, ये जो स्पाइकल्स होते हैं वो एक नली द्वारा, जिसको जो ट्रैकिया बोलते हैं, उससे वो गैसेस, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, उसको वो मसल सेल्स और कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जहां पे कि ये कोशिकाएं जो हैं वो, और वहां पे ब्लड वेसल्स हो या फिर उनमें कोई और लिक्विड हो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। फॉर जैसे कि इंसेक्ट्स में, कीट मकोड़ों में ब्लड नहीं होता है, हीमोलिम्फ, वो यहाँ पे उस जो ये छिद्र होते हैं वो नमी, जो मौलिक नियम है नमी का, जो मौलिक नियम है ज़्यादा क्षेत्रफल का जो मौलिक नियम है, वहाँ पे जिससे कि ये ट्रांसफर एफिशिएंट हो सके, वो सारे नियमों का पालन होता है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो। एक बड़ा रोचक बात यह है कि जो कीट मकोड़े होते हैं उनमें, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस खींचना जो है वो सक्रिय जो प्रतिक्रिया है, सक्रिय है वो एक्टिविटी, और जो छोड़ना है वो निष्क्रिय है। लेकिन जो कीट मकोड़े होते हैं उनमें सांस लेना निष्क्रिय है, जो छोड़ना होता है वो सक्रिय रिएक्शन होता है। अगर हम आगे बढ़ें, जितने भी कीट मकोड़े होते हैं उनमें ज्यादातर में ये या तो वो गलफड़े यूज करते हैं, जैसे जो पानी में रहने वाले कीट मकोड़े हैं, या फिर वो स्पाइकल्स यूज करते हैं। जो स्पाइकल्स यूज करने वाले कीट मकोड़े हैं वो जनरली टेरेस्ट्रियल हैं, जो ऊपर रहते हैं। लेकिन कुछ खास कीट मकोड़े हैं जो कि दोनों ही चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि अराक्निड्स हैं, कुछ स्पाइडर्स होते हैं ऐसे, कुछ मकड़ियां ऐसी होती हैं जो कि एक खास तरह का
मैकेनिज्म यूज करती हैं, जिनको कि जो कि एक हाइब्रिड है एक तरीके से, जिसमें स्पाइरिकल्स होते हैं जिससे कि हवा अंदर जाती है, लेकिन उसमें ट्रैकिया नहीं होता है। जैसे हमने पहले देखा कि ट्रैकिया से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, इसमें ट्रैकिया नहीं होता है। ये जो ओपनिंग्स हैं स्पाइरिकल्स से, जो एयर, जो हवा, जो गैस अंदर जाती है, वो एक झिल्लीदार बनावट से अंदर जाती है। इसको हम बुक लंग्स बोलते हैं। ये बुक लंग्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये फेफड़ों की तरह है, लेकिन ये किताब के पत्तियों की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। तो उससे क्या होता है कि आप यहां पे देखें कि जो नियम हमने, मौलिक नियम जिसकी बात पहले भी की है, सरफेस एरिया हैज टू बी बिग, जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो बुक लंग्स है, इनको अगर आप इस तरह से सोचें कि ये किताब के पन्ने हैं, तो इन पन्नों के दोनों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो एक काफी अच्छा क्षेत्रफल मिलता है गैस के आदान प्रदान के लिए। तो इससे ये जो स्पाइडर्स हैं, ये काफी काफी एफिशिएंट इनका श्वसन होता है, जो कि ना ही ये ट्रैकिया नहीं है, इनको बुक लंग्स कहा जाता है। तो ये एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है जो कुछ इंसेक्ट्स में, खासकर स्पाइडर्स, अरैक्निड्स में पाया जाता है। हमने पहले भी बात किया एम्फीबियंस का, जो कि सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन करते हैं, लेकिन उनको, वो एम्फीबियंस हैं, वो बाहर भी रहते हैं। तो ये जब बाहर रहते हैं, तो जब पानी से बाहर रहते हैं, तो ये कई बार अपने फेफड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फेफड़े हैं, ये मूलतः तब निकले जब ये ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में रहने वाले जानवर थे, ये बाहर आने लगे। तो जब बाहर आने लगे तो इनको फेफड़ों की आवश्यकता पड़ी। तो जो एम्फीबियंस हैं, उनमें ये फेफड़े होते हैं, जो कि हवा या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जो कि जो खून के रक्त धमनियां हैं, जो ट्यूब्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, उनसे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट कोशिकाओं में, और फिर वही रक्त वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, जो कि लंग्स में उसको छोड़ देता है, और वो लंग्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो फेफड़ों का जन्म हुआ, फेफड़े आए, इन जो बाहर निकल गए, जो पानी से बाहर निकल गए, जिनमें उन जानवरों में फेफड़े आए। तो अब हम लोग जो स्तनधारी हैं, जो इनमें फेफड़ों से श्वसन होता है, और इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। हमने पहले देखा कि नाक से हवा अंदर या बाहर आती है, लेकिन नाक से गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसीय आदान प्रदान हो रहा है, वो लंग्स में हो रहा है, फेफड़ों में हो रहा है। और आप फेफड़ों को अगर आप ध्यान से देखें, माइक्रोस्कोप में अगर देखें, तो यहाँ पे वो सारे मौलिक नियम पूरे होते हैं जो हमने पहले बात किया। पहली जो बात की कि ये सरफेस एरिया, जो सतह है, वो उसका एरिया, क्षेत्रफल है, जो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, उतना ज्यादा अच्छा गैसीय आदान प्रदान होगा। तो आप ये देखें, जो एल्वियोलाई हैं, ये जो कैविटीज हैं, ये जो जिसमें कि ऑक्सीजन आता है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ये ब्लॉब्स की तरह हैं, बहुत सारे होते हैं, जिससे कि एक क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी बात, जो ये एल्वियोलाई हैं, ये बिल्कुल घिरे रहते हैं ब्लड कैपिलरीज से। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये थिन वॉल्ड हैं, जो कि हमने दूसरा नियम कहा था कि थिन वॉल्ड होने चाहिए। जहां पे थिन वॉल्ड होंगे, वहीं पे जो पतली झिल्ली होगी, वहीं पे एक्सचेंज काफी आसानी से हो सकता है। तो आप ये देखें, ये माइक्रोस्कोप का इमेज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इमेज है, जिसमें कि कैसे एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज को पैक किया गया है, जिससे कि बहुत एफिशिएंट गैसीय आदान प्रदान हो सके। अगर हम इस जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, जहां पे कि गैसीय आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम अगर एक सेलुलर तौर पे देखें, तो आप ये देखेंगे कि ये काफी मिलता जुलता है, जो हमने आपको पहले जो एक फोटो दिखाया था, जिसमें कि एक कोशिकाएं ऑर्गेनिज्म था, एक जंतु था, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जो सेलुलर लेवल पे, जो एक कोशिका लेवल पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है,
वो हर जानवर में, हर पौधे में, हर जंतु में, हर लिविंग बीइंग में बिल्कुल एक जैसा ही है। क्यों? और वो सारे मौलिक नियमों का पालन करेंगे। तो भले हम सांस नाक से ले रहे हैं, लेकिन जो कोशिका के लेवल पे, कोशिका के स्तर पे जो गैसियस एक्सचेंज है, जो गैसियस आदान प्रदान है, वो काफी मिलता जुलता है। चाहे वो पौधों के पत्तों में हो रहा हो, या हाइड्रा के सेल्स में हो रहा हो, या मनुष्यों के फेफड़ों में हो रहा हो, या एक मेढक के स्किन पे हो रहा हो, जो गैस एक्सचेंज है वो काफी मिलता जुलता है। तो हमने देखा कैसे पानी में सांस लेते हैं जंतु, कैसे हवा में सांस लेते हैं। लेकिन इसको खत्म करने से पहले एक बड़ा रोचक ये उदाहरण है जिसमें कि हम पक्षियों की बात करेंगे। तो पक्षी जो होते हैं ये हवा में उड़ते हैं, कोई सब लोग जानते हैं। तो हवा में जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है थोड़ी सी, पहली बात तो ऑक्सीजन कम है। जो जो समस्या पानी के अंदर है, वैसी नहीं बोलूंगा कि वैसे ही समस्या हवा में है, लेकिन ऑक्सीजन हवा में थोड़ा कम होगा। जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे आप ऊंचे होते जाएंगे, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब पक्षी हवा में उड़ते हैं तो ये काफी एनर्जी, ऊर्जा मांगने वाला ये प्रोसेस है, काफी एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। तो पक्षियों को बहुत अच्छे से सांस लेने की जरूरत है। ये तो जो पक्षियों का जो रेस्पिरेशन है, जो पक्षी श्वसन है, जो एवियन रेस्पिरेशन है, इसको बड़ा ही एफिशिएंट माना गया। जैसे कि हमने बात किया मछलियों का, पानी में जो सांस लेते हैं वो कैसे एफिशिएंट हैं, कम से कम ऑक्सीजन वाले पानी से भी ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, वैसे ही ये जो पक्षी होते हैं, ये इनका रेस्पिरेशन काफी एफिशिएंट है, जो कि हम बहुत कम समय में इसको हम देखेंगे। तो आप ये देखिए कि जो पक्षी हैं वो सांस लेते हैं। सबसे मजे की बात है कि पक्षी जो सांस लेते हैं, जो हवा वो अंदर लेते हैं, वही हवा वो बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो पक्षियों में जो सांस लेना होता है, वो जो हवा अंदर जाती है, वही हवा बाहर नहीं आती है। अगर आप ये देखें, जो जो पक्षियों में जो सांस लेना होता है, वो कई अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है। जैसे कि 1 नंबर, पक्षी ने सांस लिया, उसी समय जो हवा वो अपने नाक से, अपने मुंह से जो छोड़ रहा है, वो हवा वो नहीं है। क्योंकि जिस समय पक्षी ने सांस लिया, तो वो जो लंग होता है, जो फेफड़ा होता है पक्षी का, वो हमारे मनुष्यों की तरह नहीं होता है, वो एम्फीबियंस की तरह, मेढक की तरह नहीं होता है। पक्षियों के फेफड़े में कई सारे चेंबर्स होते हैं, और ये चेंबर्स उस हवा को उस चेंबर के थ्रू, अलग अलग चेंबर्स के थ्रू जाते हैं इसमें। तो आप ये देखिए, जो पहला स्टेप है जिसमें हवा अंदर आती है, उसके बाद ये हवा दूसरे एक चेंबर में चली जाती है, नंबर 2 में, उसके बाद वो नंबर 3 में आती है, और उसके बाद वो नंबर 4 में आती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हवा अंदर आ रही है, वही हवा बाहर नहीं जा रही है। जो हवा बाहर जा रही है, वो उस पक्षी ने 3-4 सांस लेने से पहले जो लिया था, वो हवा बाहर आ रही है। तो इससे क्या होता है कि आप ऐसे सोचिए कि पक्षी हमेशा सांस खींचता ही रह रहा है। तो इससे जो पक्षी का जो श्वसन है, जो एवियन रेस्पिरेशन है, ये काफी एफिशिएंट माना गया है, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है। कंटिन्यूअसली फ्रेश जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो अंदर जा रहा है, और कंटिन्यूअस जो हवा है, जो प्रदूषित हवा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा है, जो वो बाहर आ रहा है। और अगर आप फिर से उस लंग्स में, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है, अगर उस लंग्स को ध्यान से देखें, तो यहां फिर से वही सारे मौलिक नियमों का पालन होगा। क्षेत्रफल बड़ा होगा, नमी होगी, कैपिलरीज होंगे, जहां पे कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो। तो जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो लंग्स में हो रहा है, लेकिन पक्षी अपने नाक से, जैसे कि हम अपने नाक से, जैसे कि पौधे अपने स्टोमाटा से या लेंटिसेल से, न्यूमेटोफोर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। लेकिन जो एवियन रेस्पिरेशन है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसके साथ में अपना जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंदन साई जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को आज जो जीवित प्राणियों हैं, उनके अंदर कैसे गैसीय चीज आदान प्रदान होते हैं, उसके बारे में बताया। इसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला और आज के ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के संस्करण में हमें बच्चों को बहुत सारी अच्छी ज्ञान प्रदान की।
हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इससे लाभान्वित भी जरूर लिए हुए होंगे। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के तरफ को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ आज के संस्करण को हम विराम देते हैं। अगले शुक्रवार हम एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।